अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खुराक को गिरदाना जाता है, लेकिन अगर हम अद्वियात की बात करें तो खुराक के बगैर तो शायद कोई इंसान कुछ दिनों तक ज़िंदा रह ले, लेकिन मेडिसिन के बगैर जो मरीज़ हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अद्वियात इंतहाई अहम तरीन चीज़ हैं किसी भी शख्स, किसी भी बीमार इंसान को ज़िंदा बचाने के लिए। लेकिन ये देखने में आया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि आम शहरी की पहुंच में नहीं है। जो मरीज़ हैं और जो उनके लवाहकीन हैं वो अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान है और वो अरबाब इख्तियार की तरफ देखते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि अद्वियात की कीमतें कम की जाएँ। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 30 से ज़ायद अफराद सिर्फ अद्वियात ना मिलने की वजह से मौत की वादी में चले जाते हैं। अद्वियात की अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसकी वर्थ $3.2 बिलियन है, जिसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ये दावा भी करते हैं कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ में आज तक कमी नहीं आई, जिसकी ग्रोथ आज तक मनफी नहीं हुई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो अरबों रुपए का मुनाफा कमाती हैं। अब ये जो अद्वियात हैं इनकी सस्ते दामों या माकूल रेट पर इनकी आम शहरियों को फराहमी के लिए भी हुकूमती इदारे मौजूद हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, महकमा सेहत है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सेहत का जो शोबा है वो भी सूबों को दे दिया गया है। लेकिन वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो अद्वियात हैं इनकी कीमतें कम नहीं होती? आम शहरी की जानिब से मुसलसल ये शिकवा किया जाता है कि अद्वियात की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे अद्वियात की महंगे दामों फरोख्त पर, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर। हुकूमत का इसमें क्या किरदार है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या इसमें किरदार अदा करती हैं? आम शहरी इसमें क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री से मुंसलिक मुख्तलिफ लोग हैं, फार्मासिस्ट, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं और मेडिकल स्टोर्स वाले क्या कहते हैं? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर बात करेंगे, इस पर बहस करेंगे कि अद्वियात महंगी क्यों हैं। नाज़रीन, अवाम की जानिब से ये शिकायत सामने आती है कि अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो इंतहाई महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 साल में देखा जाए तो आम आदमी की पहुँच में जितनी भी तमाम तर अशियाए ज़रूरियात थी उनकी कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा देखने में आई हैं। इसके साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हुकूमती वादा वो भी ताहाल पाए तकमील को नहीं पहुँचा। लेकिन अद्वियात, मेडिसन जो कि शायद खाने पीने की अशिया से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि खुराक के बगैर तो कोई इंसान चंद दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर किसी मरीज़ को दवाई ना मिले, मेडिसिन ना मिले तो उसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अद्वियात में कीमतों में गुज़िश्ता 2 साल में जो इजाफा हुआ उस पर अवाम भी सरापा एहतजाज हैं। ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, ऐसा कहा जाता है। तो लोग जो हैं वो अद्वियात महंगी होने पर हुकामे बाला से ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत अद्वियात भी सस्ती नहीं कर सकी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बुजुर्ग शहरी हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अब ये बताइएगा, अद्वियात जो महंगी हो गई हैं, क्या कहते हैं आप इस पे? कोई नहीं प्यार नहीं करना, कारोबार ही कोई नहीं होया करना कि कोई मिलता तो है नहीं, वेले ने लत्ता भाई काम नहीं कर दियाँ। अस्पताल जाओ तो उन्हें दवाई नहीं मिल रही, आते पहले फीस दो, बैड दी दो, दवाई पर्ची लिख देंगे ने, फटाफट चले जाओ। इतने किसी को होंगे ने पैसे, किसी को नहीं होंगे, दवाई किस तरह ले लवे। तो आपको अस्पताल से मुफ्त अद्वियात नहीं दी जाती? हाँ, नहीं ली जाती। 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का टीका लिख देंगे ने कि उत्थे गरीब की करे अस्पताल के, दवाई लै नहीं कोई सकता, वापस आ जाते हैं। हाँ, उत्थे मंथली मिलती उन्होंने हस्पताल के जोड़े आ गए ने हस्पताल, वो अगों आपकी मर्जी के पैसे लेंदे देंदे ने, किसी गरीब का वापस आ जाता, फिर और क्या करे वो।
बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे एक बुजुर्ग शहरी जिनका ये कहना था कि अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम नहीं की जाती। अगर वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं इलाज की गर्ज से तो डॉक्टर्स चेकअप करने के बाद जो उनको अद्वियात लिख कर देते हैं वो इतनी महंगी होती हैं, 5,000 10,000 रुपये का अद्वियात का बिल बना दिया जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं कि बगैर दवाई खरीदे ही अस्पताल से वापस आ जाएं। अद्वियात की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि शहरी अद्वियात खरीद ही नहीं सकते। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 2 साल में आप देखते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कमी आई है? नहीं जनाब, अद्वियात की कीमत बढ़ी है, कमी नहीं आई। ठीक है, पहले हुकूमत भी आती थी, ऊपर नीचे होता था, लेकिन ये हुकूमत जब से आई है इन्होंने चीज़ें बढ़ाई है, कम नहीं की। किसी चीज़ की कीमत में कमी नहीं आई मौजूदा हुकूमत में? जी नहीं। मौजूदा हुकूमत जिसकी जानिब से अवामी फलाह के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अवामी फलाह के अमली तौर पर इकदामात बिल्कुल भी सामने नहीं आते। ये कहना था यहाँ पर मौजूद एक शहरी का। अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये भी इनका कहना था। एक और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, हमसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, गुज़िश्ता 2 साल में अद्वियात की कीमतों में कमी आई है? कोई कमी नहीं आई। कोई मारा जाता है हॉस्पिटल में तो सब उसको इतनी महंगी दवाई लिख देते हैं, वो स्टोर पे क्या जाएगा, वो सीधा घर ही चले जाता है। तो क्या मसला है, कोई फ़ायदा तो है नहीं है, किसी गरीब को भी नहीं है। टांग टूट गई थी, हमारे अस्पताल से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। एक्सीडेंट हुआ ना, हमारा ये पार्ट टूट गया है। ठीक है, हम गए अस्पताल में, उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया। कौन से अस्पताल गए थे, क्या कहकर निकाला उन्होंने? सरकारी अस्पताल कहने को पैसे पुए हैं तो ले आओ, पैसे तो बिना की इलाज होना है। कौन सा अस्पताल था? जनरल है। किसने आपको बाहर निकाला था, किसने पैसे मांगे थे? वो डॉक्टर अंदर फिरते हैं, हम नाम का तो पता नहीं है हमें। हैं, मैं चलाता रहा हूँ यार, हमारी हड्डी तो सही करें ना, वो कह नहीं। ये कब की बात है, कब आपकी टांग टूटी? तकरीबन कोई हो गया 6 माह हो गए। नाम क्या आपका? नदीम। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी नौजवान है, ये नदीम, ये मौजूद थे और उनका ये कहना है कि तकरीबन 6 माह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई और अपने इलाज के लिए वो जनरल अस्पताल गए। वहाँ पर उनसे मुबैना तौर पर जो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि रिश्वत का मुतालबा किया गया, 5 से 10,000 रुपये इनसे मांगे गए, जो कि ये नहीं दे सके और इनको अस्पताल से ही बाहर निकाल दिया। तो अब आप ये बताइएगा नदीम साहब, अब आपकी टांग ठीक हो सकती है? हो सकती है, लेकिन पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे लग गई ये, ऐसे नहीं लगी है, ऐसे। इतना पाँव मेरा छोटा है ये देखते, और मेहनत से ही बैठ गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, काम धंधा भी नहीं है कर सकते हम। पेट कैसे पालें और उन्होंने डॉक्टरों को कैसे दें हम पैसे? रोज़गार कमाने से ही ये महरूम हो गए हैं। ये जो नौजवान है, इनका ये कहना है, जो इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जनरल अस्पताल जो कि लाहौर का एक बड़ा अस्पताल समझा जाता है, वहाँ पर इनको पैसे ना देने की पादाश में अस्पताल से निकाल दिया गया और तकरीबन 6 माह से, और ये इसी तरह से फिर ताहाल इनका इलाज नहीं हो सका। और उनका ये भी कहना है कि टांग का इलाज ना होने की वजह से ये कोई रोज़गार पर भी नहीं जा सकते, ये रिज़्क नहीं कमा सकते। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। हम ये अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमती ऐवानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। नाज़रीन, शायद अद्वियात की इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ आज तक मनफी में नहीं है और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करती है। अब ये इनका तमाम तर मुनाफा जाता कहां पर है? ये तमाम तर मुनाफा उन सेठ साहबान की जाती जेबों में जाता है जो कि ये महंगी तरीन अद्वियात बेचते हैं। सरकारी महकमों की अगर इस सिलसिले में कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत अफसोस से यह कहना पड़ता है कि सरकारी महकमे अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। फलाही रियासत का नारा तो बहुत लगाया जाता है हमारे सियासतदानों, हमारे हुक्मरानों की जानिब से, लेकिन अगर आम शहरी को मिलने वाले रिलीफ की बात की जाए तो ये फलाही रियासत का नारा
शायद सिर्फ एक सियासी नारा ही साबित होगा। अद्वियात की कीमतों में हमेशा से इजाफा ही होता रहा है और आज तक ये सुना नहीं गया कि कुछ अद्वियात की कीमतों में कमी आई हो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फार्मासिस्ट, यंग लॉयर्स फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सरबराह हैं नूर मोहम्मद मेहर। बहुत ज्यादा इनकी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मेसी से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, जो कवानीन है, उन पर भी इनकी काफी ग्रिप है। हम इनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कीमतों में इजाफा किस तरह से होता है। नूर मोहम्मद मेहर साहब, आप ये बता दीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में हमेशा इजाफा देखा गया है, किस तरह से ये इजाफा होता है? हुकूमती महकमे क्या करें इस पर? क्या हुकूमती महकमे जो हैं वो खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा? देखें, अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो कानून है वो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जब भी दवा की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एक दवाई की कीमत जो है वो मिलती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। उसका सारा रिकॉर्ड जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी में या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साबका रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि बजाय के रेगुलेटरी अथॉरिटी उसका मैकेनिज्म वेरिफिकेशन का करती, उन्होंने ऐसा नहीं किया। होता यह है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कहती हैं जी डॉलर डी वैल्यू हो गया है, ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, तो उसका बहाना बना के वो प्रेशर डालते हैं कि जी हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो फिर अब होना तो ये चाहिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुलाजिम हैं वो पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि अवाम के खादिम होने चाहिए, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के खादिम हैं। तो इसकी वजह से वो आए रोज़ जो है अद्वियात कीमतों में इजाफा कर देते हैं और उसको कोई आम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, आम गरीब मरीज़ के इंटरेस्ट के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना जो है दिल के मरीज़ जो हैं 32 से 35 लोग जो हैं इस वजह से मर जाते हैं कि वो महंगे स्टंट नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान में 150 से 155 लोग सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं रोज़ानों कि जिनके पास दवाई खरीदने की जो है ना, जो गैर ज़रूरी तौर पे इजाफा किया जाता है वो ख़रीद नहीं पाते, और उनको जो दवाई 5 रुपए की मिलनी चाहिए वो उनको 55 रुपए की, 50 रुपए की और 200 रुपए की और 1000 रुपए की उसको उनको लेनी पड़ती है। तो ये जो इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो उसकी वजह से एक तो डॉक्टर माफिया का इसमें किरदार है, दूसरा जो है जब भी अद्वियात की कीमतों के बारे में मीडिया अपना किरदार अदा करता है, हमारे जैसे लोग किरदार अदा करते हैं, तो उसमें जब हम सड़क पे खड़े होते हैं एज अ सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम जो है यंग फार्मास एसोसिएशन की तरफ से, जब हम एहजाज करते हैं तो ड्रैब इसका सिर्फ एक हल निकालती है कि वो लेटर निकाल देती है कि हमारे पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड नहीं है। इसके 3 लेटर जो उन्होंने जारी किए हैं, 3 जनवरी 2017 को एक लेटर जारी हुआ जिसमें ड्रैब ने यह माना कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो अद्वियात की कीमतें बताएं और रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड दें। फिर उस पर भी कंपनियों ने कान नहीं धरे। फिर उन्होंने 26 मार्च 2019 को फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक लेटर जारी किया कि आप हमें अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड दें। उस पर भी उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नेक्सिस और उनकी मिली भगत ड्रग होने के कोई रिकॉर्ड जो है, कोई वेबसाइट पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ सका। फिर उन्होंने जब अभी हालिया तौर पर कीमतें इस साल बढ़ी 2020 में, तो हमने एहजाज किया, हमने जो है मैंने एज अ सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर फॉर प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि मई में 1 जुलाई से अद्वियात कीमतों में इजाफा होगा। तो इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन इमरान खान इंतहाई जो है मैं समझता हूं कि प्रेशर में है, और इमरान खान जो एक चलाकियां हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उसको समझने से बिल्कुल कासिर हैं, तो वो इजाफा रोका नहीं जा सका। फिर उन्होंने 16 जुलाई 2020 को एक लेटर जारी किया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनी को लिखा कि आप हमें अद्वियात की कीमतें दें। अब क्या है, अगर सारा कुछ करना ही जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, ड्रग इंस्पेक्टर कीमत चेक नहीं कर सकते, ड्रैब उन पे मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, तो मैं समझता हूं कि ड्रैब को खत्म कर देना चाहिए। और ये कैप्टन उस्मान और यास्मीन राशिद ने जो इतने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है। इनके पास दवाई कीमतों का रिकॉर्ड नहीं है, दवाई रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड नहीं है। जब इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ये मॉनिटरिंग ही नहीं कर सकते, क्या ये सिर्फ भत्ता लेने के लिए ड्रग मेडिकल स्टोरों पर जाते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब पब्लिक, गरीब आवाम की आवाज़ जो है पब्लिक को, पब्लिक टीवी को और दूसरे इदारों को बनना चाहिए, और गरीब की आवाज़ जो है आप जैसे और मेरे जैसे ही लोग उठा सकते हैं, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि नगारा खुदा समझें और गरीबों पे, मरीजों पे रहम करें, वरना यही मरीज जो है इंसान का और तो बहुत सी चीज़ों से गुजारा हो सकता है, आटा, घी और बहुत सी चीज़ों कम्युनिटीज़ के गुजारा हो सकता है, लेकिन दवा एक ऐसी चीज़ है जो
مانگنے سے نہیں ملتی، خریدنی پڑتی ہے. کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا اگر دوائی مہنگی ہونے سے مر جائے تو اس سے زیادہ ہم کتنے اللہ کے حضور میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمارے لوگ، ہمارے پیارے اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ دوا ناجائز طور پر مہنگی ہے. ڈرگ مافیا بہت طاقتور ہے لیکن ہم لڑتے رہیں گے. ناظرین، عام لوگوں کی جانب سے یہ بارہا الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور بہت سی ادویات ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں 200, 300, 400 اور بہت سی ادویات میں ہزار گنا تک اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے. حکومتی کارکردگی کے حوالے سے حکومتی محکمے مختلف دعوے کرتے ہیں، حکومتی شخصیات بھی مختلف دعوے کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ادویات فراہم کی جاتی ہیں وہ انتہائی مہنگے داموں ہیں اور حکومتی جو محکمے ہیں اس سلسلے میں اپنی کارکردگی بہتر نہیں بنا رہے. ناظرین، یہاں پر لاہور میں یہ ایک بڑا اسپتال ہے، سرگنگا رام ہاسپٹل. یہاں پر جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کی یونین کے سربراہ ہیں عبد الرحمان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو عام شہری ہے اس کو زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں وہ مہنگے داموں کیوں بیچی جاتی ہیں. عبد الرحمان صاحب السلام علیکم. عبد الرحمان صاحب، آپ یہ بتا دیجئے گا، ادویات مہنگی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ زندگی بچانے والی ادویات بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہیں؟ یہ جتنی میڈیسن ہوتی ہے ظاہر لائف سیونگ ڈرگز ہیں، چاہے وہ پیناڈول ہے یا کوئی اور کینسر کی ہے، تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اوپر چلتی ہیں اور ان کی لکھائی کے بعد ہی یہ ایشو کی جاتی ہیں. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی مہنگی کیوں ہو رہی ہیں، اصل میں برائی ایک دم سے نہیں آتی، آہستہ آہستہ چلتی ہے، پنپتی ہے، پھر ایک جگہ جا کے اس کا پہاڑ بن جاتا ہے. اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے اندر یہ جتنا کچھ تھا یہ کیا درا کسی کا تھا، پڑ کسی کے گلے میں پڑ گیا. لیکن سب سے جو بری بات ہے کہ ٹنڈورا زیادہ پیٹا جا رہا ہے، چیزیں اتنی زیادہ، کئی چیزوں کی قیمتیں ریورس ہوئی ہیں، بے شمار آئٹمیں ہیں وہ واپس ہوئی ہیں، اور باقی جو کچھ ادویات جو مارکیٹ میں کوئی بلیک کرتا ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹیمیں نکلنی چاہیے. باقی کوئی اتنا زیادہ یہ جو ہے کہ بھئی پرائسیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، نہیں. ہمارا روپیہ اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. پہلے اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ تھا تو آپ کے پاس لاکھ نہیں تھا، گنتی میں لاکھ تھا، ویلیو اس کی 60,000 تھی. تو آبویسلی را مٹیریل جو ہے باہر سے آتا ہے. پہلی حکومتوں نے یہ جو ہمارے ادھر داؤد اور پولیس یا کالا شکاکو میں جو اتحاد کیمیکل ہیں یا اور بے شمار ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں میڈیسن بناتی ہیں، ان کو سالٹ بنانے کی کیوں نہیں اجازت دے رہی ہیں؟ پچھلی گورنمنٹ نے کیوں نہیں دی، یا اس گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی؟ ان کو سالٹ بنانے کا دیں تاکہ ہم باہر سے امپورٹ ہی نہ کریں. ظاہر ہے جب آپ باہر سے امپورٹ کریں گے، پچھلے دنوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، ساری چیزیں بند تھیں. آبویسلی جب را مٹیریل باہر سے نہیں آئے گا تو اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. کچھ فیکٹر یہ بھی ہے. تو کچھ بلیک شیپ ہمارے ہیں، سٹورز سمجھ لیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو زیادتی کرتے ہیں کہ چیز رکھ کے تو مہنگی بیچتے ہیں. اس کا ذمہ دار آپ حکومت کو نہیں کہہ سکتے. ہاں، ضلعی حکومت ضرور ہو سکتی ہے یا ہمارا محکمہ ہیلتھ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں، لیکن اس میں حکومت کو ہم گردانے یہ نہیں. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم ایسے سیاستدانوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جن کے مفادات صرف باہر ہیں، اور میرا سیاست کو تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہم نے غلط بندوں کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے جو صرف کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اور قانون سازی کوئی نہیں کرتے. آپ یہ بتا دیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہیں، چاہے وہ لوکل بیسڈ کمپنیز ہیں، کچھ وہ لوگ جو کہ ڈریپ میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ایک پورا ایک مافیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں میڈیسن کی؟ نہیں، جب میری بات سنیں، جب میں باہر سے کوئی را مٹیریل امپورٹ کروں گا تو پہلے چائنا سے اور انڈیا سے آتا تھا. یہ تو بڑا اچھا کیا انڈیا سے بند کر دیا، یہ تو بہت اچھا کیا. کیوں؟ ہم ایک ایسے دشمن کو اسٹرانگ کر رہے تھے جو ہمارے لیے
दर्द सर बना हुआ है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, जो वहाँ 22-23 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके लिए भी वो नुकसानदेह है। तो ये तो ठीक है, बाकी जो बाहर से हम जितनी दूर से मंगवाएंगे रॉ मटेरियल, वो जो उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं, हाँ इसके अगर ड्यूटी कम की जाए तो ये कंट्रोल हो सकती हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अद्वियात की तैयारी में जो सॉल्ट्स हैं, जो कि रॉ मटेरियल है, अगर वो हुकूमत इजाज़त दे लोकली मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की, तो अद्वियात की कीमतों में कमी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और ये जो बेदरे मुख्तलिफ अद्वियात धड़ाधड़ बन रही हैं ना, हर किसी को इस तरह का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इंडिया जैसा 1.5 अरब आबादी का मुल्क, उसके अंदर 2,500 से 3,000 तक मैन्युफैक्चर है, और हमारे मुल्क में आप सोच नहीं सकते कितना मैन्युफैक्चर है। हर बंदे को लाइसेंस दे बिना तस्दीक किए लाइसेंस दे देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इन चीज़ों को रोकना चाहिए हमें। जो ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, जो बाकायदा किसी कैरियर के तहत काम कर रहे हैं, जिनका कोई मोटिव है कि मुल्क के लिए सर्व करना है, ठीक है, उनको इजाज़त दें, वो बनाएं और बेचें। सॉल्ट लोकली मैन्युफैक्चर करने के अलावा वो क्या स्टेप्स हैं जो कि सरकार को उठाने चाहिए जिससे जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी आ सके? देखें, रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट करने की, पहले तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। शुक्र है कि अब रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी बन रही है, और डिमांड और सप्लाई, ये तो आपको भी पता है, जब पीछे से डिमांड ही पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली चीज़ें शार्ट होंगी। फिर वो पिक एंड चूज़ होता है, दुकानदार काली भेड़े हैं जो उसकी कीमत बढ़ाते हैं, हालांकि कीमत उसकी नहीं बढ़ी होती, कीमत वही होती है। नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, वो गलत है। ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, उनके नुमाइंदे सरबराह उनके यूनियन के मौजूद थे अब्दुर्रहमान। उनका ये कहना था कि जो अद्वियात की तैयारी में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो मुख्तलिफ सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, अगर हुकूमत की जानिब से उनको मुकामी तौर पर अगर तैयार करने की अगर इजाज़त दी जाए तो अद्वियात की कीमतों में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब के महकमा सेहत की कारकर्दगी पर भी जो है सवालिया निशान उठाया। उनका ये कहना है कि पंजाब को जो महकमा सेहत है और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जो टीमें हैं वो भी अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रही। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहना था कि अगर माजी की हुकूमतें अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर जो रॉ मटेरियल है उसको लोकली मैन्युफैक्चर करने की इजाज़त देती थी, तो शायद आज अद्वियात की जो कीमतें जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम तक ना होती, ये कीमतों में कमी आती। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो इस मामलात में अद्वियात महंगी फ़रोख्त करने में भी मुलव्वस है, ऐसे दुकानदार जो हैं, फार्मेसीज हैं, इवन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। हम एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ रहिएगा। हम हुकूमती ऐवानों से भी बात करेंगे, हम शहरियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये अद्वियात महंगी क्यों बेची जाती हैं, वो क्या मुहर्रकात है और असल मुनाफा किसकी जेब में जाता है। पूरी दुनिया में ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको इस प्राइस में ये दवाई मिल जाए। आज पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री फार्मा है ये इतनी बड़ी खिदमत कर रही है इस मुल्क की कि इस इंडस्ट्री की वजह से हमारी जेनरिक दवाइयों की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं। जो भी कॉमन यूज़ की मेडिसिन है, कफ एंड कोल्ड की हैं, आप कफ सिरप हैं, पैरासीटामोल का सिरप है, आइबुप्रोफेन का सिरप है, इवन एक दवाई है जो हेपेटाइटिस की क्योर है। आप हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर चले जाएं, 41,000 रुपये का एक पैक है उनकी करेंसी में। हमारे यहाँ ये दवाई 5,000 का एक पैक 28 गोलियों में अवेलेबल है। दिस इज़ बिकॉज कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। हाँ, चंद अद्वियात में मैं कह सकता हूँ कि कीमतों में रैशनलाइजेशन की गुंजाइश है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले चंद सालों से जो डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है, आपकी जो यूटिलिटीज़ में इजाफा हुआ है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स के इनपुट में जो इजाफा हुआ है, तो फार्मा इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री कि इसका एक इनपुट कॉस्ट है, इसका एक अपना एक्सपेंस है और उस पर फिर एक अपना कुछ मार्जिन रख के ये दवाई को प्रोड्यूस करते हैं। जब इस काबिल आप नहीं रहते कि वो दवाई उस कॉस्ट में प्रोड्यूस हो,
تو یا تو وہ دوائی بنانا بند کر دیتی کمپنی، یا اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی، یا اس کے آلٹرنیٹ دوائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ ٹاپ 50 مالیکیولز جو ہیں، یعنی ایسی دوائیاں 50 جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں، ان کا ہم نے کمپیریزن کیا اپنی نیبرنگ کنٹری سے کہ وہاں ان کی قیمت کیا ہے، یہاں ان کی قیمت کیا ہے۔ 37 دوائیاں ایسی تھیں جن کی قیمتیں پاکستان میں کم تھیں۔ تو اس پرسیپشن اور ریالٹی میں بہت فرق ہے۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، اس کا اینول سپینڈنگ آن دی فارماسیوٹیکل ادویات کے اوپر وہ 1500 سے 1700 روپے ہے، جو کہ لویسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں یہ لاکھوں میں بنتا ہے سال کا اخراجات۔ تو دوائیوں کی قیمت جنرلی پاکستان میں آلموسٹ سب سے لویسٹ ہے اس وقت، بیکاز کہ 2001 سے دوائیوں کی قیمتیں ریوائز نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فریز کر دیا گیا تھا، لیکن یہ سب چیزیں چینج ہوتے گئیں، ڈالر بڑھتا گیا، آپ کی یوٹیلیٹیز بل ہر چیز بڑھتے گئے۔ پھر 2018 میں ایک پرائسنگ پالیسی آئی، اس میں آگے تھوڑی قیمت جو ہے ریوائز ہوئی اور دوائیاں جو ہیں کچھ جو مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھیں یا ایبسنٹ ہو گئی تھیں وہ پھر دوبارہ بنانے شروع کی۔ تو اس لیے یہ میرا موقف اس لحاظ سے یہ ہے۔ حامد رضا صاحب، آپ نے تو یہ پھر بات ہی مسترد کر دی کہ مہنگی جو ادویات ہیں، آپ تو بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے سستی ترین ادویات یہ پاکستان میں ملتی ہیں، تو یہ تو وہ عام لوگوں کی جو بات ہے، یہ تو آپ نے بات کو ہی مسترد کر دیا۔ نہیں دیکھیں، مہنگی ہونا ایک الگ بات ہے۔ میں نے کہا کہ 2018 سے کچھ پرائسز ریوائز ہوئی ہیں، کیونکہ پالیسی آنے کے بعد جو اینول پرائس انکریز ہے وہ کچھ ملا، اور اس سے کچھ دوائیوں کی ادویات کی قیمتوں میں فرق پڑا جو کہ بالکل جسٹیفائڈ تھا۔ اس کے بغیر یہ ہے کہ پھر وہ دوائیاں بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اور بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ سے غائب ہوئیں بیکاز ان کی جو مینوفیکچرنگ لاگت تھی وہ ان کی MRP سے بڑھ گئی، تو وہ کمپنی نے بنانی بند کر دی۔ لیکن جب گورنمنٹ نے یہ قیمتیں ریوائز کی تو اس سے یہ ہے کہ وہ دوائیاں دوبارہ اویلیبل ہو گئیں۔ حامد رضا صاحب، آپ سابق سربراہ رہے ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ جو ایسوسی ایشن ہے اس کے، تو یہ جو ادویات ہیں یہ عام شہریوں کو کس طرح سے سستے داموں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کیا پالیسی ہونی چاہیے، وہ کیا طریقہ کار میکنزم کیا ہونا چاہیے کہ ادویات سستی ہو سکیں؟ دیکھیں، آپ نے کبھی سعودی عرب ٹریول کیا ہوگا، آپ نے دبئی بھی ٹریول کیا ہوگا، اور وہاں آپ کو کبھی ایک پیراسیٹامول کا ایک پتا یا کوئی پین کلر کی ایک دوائی خریدنی پڑی ہوگی تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یار ہمارے ہاں اور یہاں پر دوائی کی قیمت میں 100 گنا 50 گنا کا فرق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی ریاست کی کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی ایکسیس فراہم کرنا، لوگوں کو ادویات فراہم کرنا، کہ آپ کے اگر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر دوائی لوگوں کو فری ملنی چاہیے۔ پھر آپ کا ہیلتھ انشورنس پالیسیز ہونی چاہیے جس سے کہ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو فراہم کرے ادویات یا اس کا ہیلتھ کیئر۔ دیکھیں، اگر آپ اداروں کو کہیں گے نا کہ وہ ٹوٹل چیریٹی پہ چلیں، وہ نہیں چل سکتے۔ وہ ایک کمرشل ادارے ہیں، لیکن یہ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے 1 روپیہ بھی کسی دوائی کی قیمت نہیں بڑھا سکتے۔ دوائی کی قیمت بڑھانے کا ایک سٹرکچرڈ میکنزم ہے۔ وہ میکنزم کیا ہے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو سیکشن 12 کے تحت جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ از آتھورائزڈ ٹو فکس دی پرائس آف اینی میڈیسن۔ بلکہ میں کہوں گا ہم دوائی کا نہ نام خود رکھ سکتے ہیں، دوائی کی نہ قیمت رکھ سکتے ہیں، دوائی کی نہ ہم پیکنگ خود رکھ سکتے ہیں۔ دس از دا موسٹ ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری آف دس کنٹری اینڈ ایون ان دا ورلڈ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، جو منسٹری آف NHS کے انڈر آتی ہے، وہ ان کی ایک DPC ہے جس کو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کہتے ہیں۔ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں کے ڈائریکٹر، جو ڈائریکٹر پرائسنگ جن کو ہم کہتے ہیں۔ وہ ایک میٹنگ کال کرتے ہیں جس میں چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تھرو دیئر ہیلتھ سیکرٹریز اور اینی آف دیئر ریپرزنٹیٹیو۔ وہ وہاں جاتے ہیں اور اس میں وہ کیس جو ہے جس میں ہم
एक दवाई का कॉस्ट डाटा देते हैं, ओवरहेड्स देते हैं, पूरा एक डिटेल केस बना के भेजते हैं, उसको वो डिस्कस करते हैं। समटाइम वो कंपनीज को पर्सनल हेयरिंग के लिए भी बुलाते हैं। अब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो एक दवाई की कीमत डिसाइड करते हैं कि आपको ये कीमत दी जाएगी, उस कीमत का हमें ख़त मिलता है, उस कीमत से 1 रुपया ना हम बढ़ा सकते हैं, हाँ कम करना चाहें वो हम कम कर सकते हैं। अब ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वो डीपीसी अपने मिनट्स कंप्लीट करके वो भेजती हैं कैबिनेट को, बिकॉज अथॉरिटी इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द फेडरल गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। वो कैबिनेट में आती है, कैबिनेट उसको रिव्यू करती है और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट से जब वो साइन करते हैं तो फिर एक दवाई को कीमत मिलती है। इसके अंदर सम टाइम साल लग जाते हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बड़ी अहम दवाई थी जो कि काला मोतिया होता है, उसमें एक दवाई डलती है और वो दवाई खानी पड़ती है उस मरीज़ को, उसकी कीमत रिवाइज होनी थी, लेकिन चूंकि ये एक पॉलिटिकल सीन बन गया है दवाई की कीमतों का, फरवरी 19 में वो डीपीसी ने उसकी कीमत रिवाइज की और लास्ट मंथ 2020 में कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। तो अब ये देखें कि सबसे अहम बात है कि लोगों को दवाई मिले, दूसरी अहम बात है कि लोगों को क्वालिटी की दवाई मिले, और तीसरी अहम बात है कि उनको अफोर्डेबल प्राइस पर मिले, और सबसे अहम बात है कि इसमें हमारी रियासत या हमारा मुल्क एक किरदार अदा करे कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लें, उसको कंपनीज पे या इदारों पे ना डालें। आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि लोगों को एक्सेस टू दी मेडिसिन अवेलेबल हो, जैसे पूरी दुनिया में होता है। जहाँ भी हेल्थ केयर सिस्टम इफेक्टिव है वहाँ पर अपनी आवाम को दवाई फराहम करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हामिद रजा साहब। नाजरीन, अद्वियात ऐसी मसनूआत हैं जिनके बगैर शायद ही कोई मरीज या बीमार आदमी जिंदा ना रह सके। खुराक के बगैर तो इंसान कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अद्वियात के बगैर किसी भी मरीज का जिंदा रहना शायद किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। हुकूमती महकमों की जानिब से दावा किया जाता है कि अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा या बेलगाम इजाफा नहीं किया जाता। हुकूमती महकमे अपनी कारकर्दगी भी जाहिर करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जब मौक़िफ़ लिया जाए तो उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है और वो इस तरह से मुनाफाखोरी में मुलव्विस नहीं है जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है। ये कंपनीज ये बताती हैं कि वो आम शहरियों की फलाह के लिए तमाम इक़दाम करें, जो कि दावा हुकूमत का भी है, लेकिन अगर पब्लिक की आवाज़ सुनी जाए, ज़ुबाने खल्क को नकारा खुदा समझो कि मज़दाक अगर आम शहरी से बात की जाए तो वो यही शिकवा करता दिखाई देता है कि अद्वियात की कीमतों में दर्जनों नहीं सैकड़ों गुना इजाफा किया गया है। 100 टाइम्स बढ़ा दी गई हैं कीमतें अद्वियात की। जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो आम शहरी की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। आम शख्स का यही नोहा है, यही उसका शिकवा है हुकूमत से, और उसका हुकूमत से मुतालबा भी यही है, क्योंकि बुनियादी हुकूक की फराहमी रियासत की, हुकूमत वक्त की होती है। अगर एक शहरी को उसके बुनियादी हुकूक फराहम ना किए जाएं तो मेरा ख्याल है वो इंसाफ का मुतालबा भी हुकूमत से ही करेगा। अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, और आम शहरी ये शिकवा भी हुकूमत से ही करेगा कि अद्वियात की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा किया गया, इसके ऊपर हुकूमती जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, उनको काम करना चाहिए, और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनको सस्ता तरीन किया जाए, ताकि खुराक की फराहमी के लिए जो एक आम आदमी की तमाम तर एफर्ट्स, जदोजहद और जो कोशिशें हैं वो उनको उस तरफ ही लगा के रखें, लेकिन अद्वियात जो हैं उसको सस्ते दामों मिलती रहें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये कहती हैं कि वो कतई तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करती, वो तमाम तर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करती हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो कीमती अद्वियात की बढ़ाई जाती हैं ये हुकूमती मंजूरी के बाद ही बढ़ाई जाती हैं। हुकूमती महकमे ये दावा करते हैं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, मामूली इजाफा किया जाता है, लेकिन आम शहरी कहता है ऐसा नहीं है।
तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी शायद हुकूमत वक्त को ही देना होगा। पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने अद्वियात के महंगे होने के हवाले से जो इशू था उस पर बात की। हमने फार्मासिस्ट लोगों से बात की, मेडिकल स्टोर मालकान से बात की, आम लोगों से बात की, जो फार्मासिस्ट कंपनीज हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदों से भी बात की। तो इस सारे मामले का नतीजा ये निकलता है कि हुकूमती महकमों को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है।